Hello guys, welcome to my channel. So, first video on my channel and it's going to be about citizenship. So, इस channel में we will get all the stuff about legal concepts, topics, questions that were asked in previous judiciary, APO, APP exams and legal current affairs as well. So, without any further delay, we'll start with our first topic and our first video, which is about citizenship. So, what do we know about citizenship? We all are a citizen. हम हर कोई आर सिटीज़न. हम इंडिया के सिटीजन्स हैं. कोई और इंसान किसी और कंट्री का सिटीज़न हो सकता है. ठीक है, ईजी. नाउ बिफोर वी गो फर्दर अबाउट citizenship के बारे में and how the Constitution of India deals with it, we always wonder why do we need to study about citizenship? What is the objective behind it? So when the citizenship was our concern, ये इसलिए था क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी देनी थी. आइडेंटिटी फॉर व्हाट? कि हम किस कंट्री को बिलोंग करते हैं. वी नीड टू हैव एन आइडेंटिटी, राइट? सो वेन एवर वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्स, द फर्स्ट थिंग वी से when we go outside a country or somewhere that we are Indian, it gives us a sense of identification that okay, we have an identity. So that was a very primary objective. Further और क्या था कि हमें स्टार्टिंग से एक आइडिया था कि अगर हमारे पास डुअल सिटीजनशिप आती है तो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा, इंटरनल सेपरेशन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ये बहुत ज़्यादा हाइप करेगा. एंड देन इंटरनल सेपरेशंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लीड अ कंट्री टू नोवेयर, वी ऑल नो. सो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए इंडिया केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, विच मीन्स कि हम इंडियन हैं. वी आर नॉट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और यूपी, बिहार, हरियाणा एंड स्टेट वाइज ऐसा कोई हमारा हम सब एट द एंड ऑफ द डे वी सेलिब्रेट आर नेशनल इवेंट्स टुगेदर. वी आर ऑल इंडियंस. ठीक है, नो बाइफिकेशन इज़ मेड बेस्ड ऑन स्टेट्स एंड हमें स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं मिलती. इट्स अबाउट द कंट्री दैट वी लिव इन. एंड फर्दर अब हम देखते हैं सिटीजन्स एंड एलियंस. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एलियंस? सो एलियन इज़ नथिंग एल्स बट अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन इज़ एन एलियन. अब एलियन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एलियन एक हो सकते हैं हमारे फ्रेंडली एंड हो सकते हैं हमारे एनिमी. अब फ्रेंडली एलियंस ऑफ कोर्स हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं विद रशिया. वी कैन कंसिडर देम एज फ्रेंडली एलियंस. वी नो हमारे यहाँ इस्कॉन टेम्पल्स हैं एंड मेनी अदर सच प्लेसेस वेयर रशियंस के कम एंड वो हमें एक फ्रेंडली फीलिंग आती है उनसे. वी हैव दिस फ्रेंडली रिलेशन विद देम. सो दे आर आवर फ्रेंडली एलियंस. हाउएवर ऑन द सेम काउंटरपार्ट आई वुड से हमारे एनिमी एलियंस भी होते हैं. जैसे कौन? पाकिस्तान, दुबई, फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव इन आवर हेड. हमारे उनसे रिलेशंस ख़राब हैं. वी आर नॉट इन अ फ्रेंडली टर्म विद देम which makes them as our enemy alien. Okay, are we all clear? Now we know about there are many fundamental rights, right? All the citizens of India get the fundamental rights, but do we ever say that an alien has a fundamental right? No, not at all. So बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीज़न के पास हैं, नॉट एलियन. ऑफ कोर्स एलियन हैज़ राइट टू लाइफ, एवरीबडी हैज़ दैट, but
there are many other important fundamental rights like Article 15, 16, 19, 29 and even 30, which are only with the citizens. Further, if you go about right to vote, it is our constitutional right. But have you ever seen कि कोई alien, कोई foreigner आकर without any Indian citizenship किसी पार्टी के लिए वोट करे? Of course not. So that's how we know that right to vote, which is a constitutional right, is also a right with the citizens only. Nonetheless, citizens also can be elected as MPs, MLAs and hold the constitutional offices, but the alien cannot. ठीक है? So aliens and citizens में क्या difference है, we know now. Okay? तो क्यों ज़रूरी है citizenship हमारे लिए? Because हम इंडिया में रह के इन सारी fundamental rights का यूज़, इन सारी constitutional rights का यूज़ तभी कर सकते हैं when we are a citizen. Also, fundamental duties. अब हमारी जो fundamental duties हैं वो भी सिर्फ citizens पे लगती हैं. It only binds citizens in it. ठीक है? फिर हमारी fundamental duty के बाद we go about, तो अब हम ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं अबाउट सिटीजनशिप. सो आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप एंड देयर आफ्टर देयर वाज एन एक्ट named as Citizenship Act 1955. It is a statutory part, वो भी हमारा डील करता है about citizenship. So all of this clubbed together is what gives us an idea कि citizenship क्या है. अब आते हैं हम who are citizens. Okay, so also before we go further, हम ये देखेंगे दैट ये जो आर्टिकल 5 to 11 है ये हमारा आया आर्टिकल 394 की वर्च्यू से 26 नवंबर 1949. ओके, सो ऑल ऑफ दोज हु डोंट नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 26 January 1950. बट इवन बिफोर द पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुछ आर्टिकल्स थे जो पहले से ही इफ़ेक्टिव हो गए थे फ्रॉम दिस डेट. एंड दोज आर्टिकल्स, अ फ्यू ऑफ दोज आर्टिकल्स वर सिटीजनशिप रिलेटेड आर्टिकल्स. एंड इसकी ये आर्टिकल्स लगेंगे या एक्शन में होंगे, इसकी पावर कौन दिया? आर्टिकल 394, which says that Article 5 to 11 would come into action right away and won't wait until 26 January 1950. ये क्यों हुआ, इसका भी वाई जान लेते हैं. सो ये हुआ बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सोडस हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. वी ऑल नो द डायनेमिक्स दैट वर देयर. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के लोग इधर उधर आ रहे थे, जा रहे थे. तो एक क्लैरिटी पाने के लिए दैट हु ऑल आर टू बी आर सिटीजन्स एंड किन पे ये सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा एंड एवरीथिंग, वी इम्प्लीमेंटेड, वी enacted all these articles of citizenship. कब से? 26 नवंबर 1949 से ही हम लोगों ने इनैक्ट कर दिया. फर्दर जो इसका लास्ट आर्टिकल है ये क्या पावर देता है? ये पावर देता है पार्लियामेंट को. किस लिए? टू पास एनी लॉ टू डील विद सिटीजनशिप मैटर्स इन फ्यूचर. सो बेसिकली इनको भी पता था कि देखो आगे चल के कुछ ना कुछ चीज़ें आने वाली हैं जिसकी वजह से हमें मे बी सिटीजनशिप के जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो सफिशिएंट ना हो. सो इन दैट केस व्हाट वुड वी डू? तो इसलिए इन लोगों ने आर्टिकल 11 ऐड किया विच गेव द पार्लियामेंट पावर कि आप कोई भी एक्ट या कोई भी लेजिस्लेशन पास कर दो. फॉर व्हाट पास करो? आप सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी लॉज बनाने के लिए या फिर कोई रूल्स बनाने के लिए. एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दिस हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1950 पास हुआ. सॉरी 1955. ओके, सो अब नाउ वी गो अबाउट टू नो who are the citizens. Okay, so हम citizens पे आते हैं. तो सबसे पहले citizens are the people who are domicile
ठीक है. Then citizen who are the people who came from Pakistan to India, citizens who went to Pakistan and then returned to India. So there's a difference. पाकिस्तान टू इंडिया आना मतलब जब हमारा सेपरेशन हुआ तब वो पाकिस्तान में थे और हम इंडिया में. वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए. दैट्स इट. बट ये थर्ड कैटेगरी क्या बोल रही है? इंडिया से ये पहले पाकिस्तान गए, ऑफ कोर्स उन्हें रियलाइज़ जल्दी हो गया एंड देन दे केम बैक टू इंडिया अगेन. वो रिटर्न हो गए तो उनको भी सिटीजन्स माना. नाउ वील लेटर डील अबाउट कि किस डेट से किस डेट की बात हो रही है. ये सब वील गो अबाउट इन डीपर डिटेल आगे. देन दोज ऑलरेडी रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इसके बारे में भी हम अभी फ्यूचर में डील करेंगे इन डिटेल. सो दो एस्पेक्ट्स हम लोग ने क्लियर हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एक तो बहुत ही ब्रॉडली बताता है कि हु द सिटीजन्स आर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये सारे बंदे सिटीजन्स हैं हमारे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. और साथ ही साथ आर्टिकल 11 को इन लोगों ने पावर दे दी. किस लिए? कि भाई ये तो हमने बता दिया है इतने लोगों को, बट आगे चल के अगर आपको कोई भी नीड हो तो आप पार्लियामेंट के पास पावर है, आप कोई भी लॉज बना सकते हो इससे रिलेटेड. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं कि हु वर द सिटीजन्स एट ऑन 26 जनवरी 1950. तो ये हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कमेंसमेंट के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950. हमारे कौन लोग थे जो ऑलरेडी सिटीजन्स थे? तो सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन वुड बी सिटीजन इफ़. कौन लोग थे? अ पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो फिर डोमिसाइल है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. डोमिसाइल का मतलब हमारा बहुत ही क्लियरली बताया था अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973 सुप्रीम कोर्ट के केस में. इसमें क्या बोला? डोमिसाइल मतलब जिसका परमानेंट होम है. इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ स्टेइंग देयर परमानेंटली. मतलब हमारा एक परमानेंट होम है यहाँ पे और एलिमेंट है कि हम हमेशा यहाँ परमानेंटली स्टे करने वाले हैं. It is a place that person has fixed as habitation for himself and his family, not for a mere special and temporary purpose, but with an intention of making it a permanent home. Hence, residence is not domicile. अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक होता है इंसान का रेसिडेंस, मतलब कोई एक कहीं पे रह रहा है विद अ फैमिली फॉर अ टेम्परेरी इंटेंट, उसे कहते हैं हम रेसिडेंस. बट अगर उसका इंटेंट वहाँ रहने का परमानेंट है, वहाँ का नेचर, उसका सेटलमेंट, एवरीथिंग शोज अस कि उसका इंटेंशन इज़ टू बी देयर फॉर अ परमानेंट पर्पस, देन दैट बिकम्स आवर डोमिसाइल. तो इस केस में क्या बोला कि अगर कोई वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के एलिमेंट में है और वहाँ पे उसने अपनी फैमिली और हैबिटेशन ऐसा सेट किया है जो दिखा रहा है कि वो परमानेंटली वहाँ सेटल हो रहा है, देन दैट पर्सन हैज़ टू बी सेट एज अ डोमिसाइल. एंड दस ऐसा कोई भी बंदा जिसका डोमिसाइल है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, दैट पर्सन वुड बी अ सिटीजन. नाउ इसके अलावा एंड सबसे पहला who was born in the territory of India. बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मम्मी पापा तो बाहर के थे, ठीक है, लेट्स से, बट चिल्ड्रंस जो हैं वो बॉर्न हुए इंडिया में, वो भी माने जाएंगे कौन? सिटीजन्स. और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब या तो दोनों ही पेरेंट्स बाहर के थे, बस बच्चा बॉर्न हो गया यहाँ पे, या फिर किसी एक पेरेंट ने यहाँ पे वो बॉर्न हुआ था, कोई एक पेरेंट, या फिर कोई ऐसा जो एक ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा हो इन टेरिटरी फॉर नॉट लेस देन 5 years, मतलब मिनिमम 5 years, इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच अमेंड
such commencement, that is 26 Jan 1950. तो इससे पहले वो 5 साल पहले तक बेसिकली 5 years इमीडिएटली यहाँ पे रिसाइड कर रहा हो. तो हमारे 3 सिचुएशंस हैं. पहला, एंड व्हाट वी नीड टू सी इज़, यहाँ पे तो हमारे पास और का ऑप्शन है, बट दिस इज़ अ कंपल्शन. तो कौन माना जाएगा? जो ये तो फुलफ़िल करता हो और इनमें से कोई एक चीज़ फुलफ़िल करता हो. या तो वो उसके पेरेंट्स फॉरेनर हैं, लेट्स से वो बॉर्न हुआ इंडिया में, उसके कोई एक पेरेंट यहाँ पे बॉर्न हुए, या फिर वो एटलीस्ट 5 साल ये कॉन्स्टिट्यूशन पास होने से पहले रिसाइड कर रहा हो ऑर्डिनरीली. ठीक है. अब हम आते हैं आर्टिकल 6 में. एंड नॉट टू फॉरगेट अबाउट दिस केस, अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973 सुप्रीम कोर्ट. Now we go about to know about Article 6. It is a very important article and it deals with right of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. So as we learned पहला तो डोमिसाइल था. डोमिसाइल हमने देख लिया. डोमिसाइल के साथ 3 और कैटेगरीज फुलफिल होनी है, कोई एक इनमें से, ये हमने देख लिया. सेकेंड क्या था हमारा? सिटीजन्स दोज पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. तो केम मतलब माइग्रेट किया उन्होंने. इन्हें हम लोग डीम्ड एज सिटीजन्स, ये भी हमारे सिटीजन्स माने जाएंगे कब? इफ़ पहला, he or either of his parents or either of his grandparent was born in India as defined by Government of India Act 1935. ठीक है. तो बेसिकली इसके जो कोई भी पेरेंट्स थे या कोई भी ग्रैंड पेरेंट थे वो हमारे इंडिया में बॉर्न हुए थे. मतलब इसका क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे. बिकॉज ऑफ कोर्स 1935 GOI एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो डिफाइन था. एंड पहला, person migrated before 19 July 1948 and has been ordinarily residing since the date of migration, or person migrated on or after 19 July 1948 has been registered as citizen of India by an officer appointed by government of Dominion of India on this behalf on an application made by him to such officer before the commencement of constitution in the form and manner as prescribed by the government. तो basically पहला तो ये है कि आइदर वो या उसके कोई पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था वहाँ पे पैदा हुए थे, और जो बंदा है वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हो गया है एंड उस दिन से इंडिया में ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है. या फिर पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद हुआ है बट उसको रजिस्टर कर लिया गया है एज सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज ही मेड एन एप्लीकेशन. किसके बिफोर एप्लीकेशन बनाई गई? भेजी उसने एक ऑफिसर जिसे हमारे रोमेनियन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था इस मैनर में. तो उस टाइम पे क्योंकि इतने सारे माइग्रेशंस एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग, सो सच ऑफिसर्स डोमिनियन ऑफ इंडिया है. सो बेसिकली सच ऑफिसर्स हाँ, तो इस वे में गवर्नमेंट जो थी वो ऑफिसर्स अपॉइंट करती थी एंड देन वो कहते थे कि ओके फाइन, जिस फॉर्म एंड मैनर में हम बोल रहे हैं उस फॉर्म एंड मैनर में आपको एप्लीकेशन बनानी है. हमारे अगर ऑफिसर को सही लगा, आपको रजिस्ट्रेशन उसके बाद भी उसने रजिस्टर कर दिया तो फाइन. ठीक है. तो पहला तो या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, देन दिस. अब provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months preceding the date of his application. तो इस एप्लीकेशन के लिए ये मैंडेटरी है कि ये हमारे इंडिया में 6 months एटलीस्ट रहा हो प्रायरली. 6 months रहना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके.
अब हमने ये सोचोगे आप कि 19 जुलाई 1948 ही क्यों चुना. एवरी टाइम वी नीड टू कीप आस्किंग अस वाई. ठीक है. सो द वाई बिफोर इट इज़ कि इस दिन पे 19 जुलाई 1948 को फ्री ट्रांजिट जो थी माइग्रेंट्स की फ्रॉम पाकिस्तान वॉज क्लोज बाय इंडिया एंड परमिट सिस्टम स्टार्ट हो गया था, जो कि एक ऑर्डिनेंस पास हुई. उसके थ्रू ये बोला गया कि अब बस फ्री ट्रांजिट तो यहीं पे बंद हो रही है हमारी, एंड अब परमिट सिस्टम शुरू होगा. तो इससे पहले जो आ गए वो तो चलो सब अपने हैं, इसके बाद आओ तो एप्लीकेशन दो, उससे पहले 6 मंथ्स आप ऑर्डिनरी रिसाइड करो एंड देन ओके फाइन हम आपको सिटीजन बना देंगे. देन कम्स आर्टिकल 7. So Article 7 is about right of citizenship of certain migrants to Pakistan. So इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो फिर 5 और 6 में कही गई है. 5 क्या था हमारा, 5 was about normal domicile जो पहले से थे and all that. 6 is about migrants who came and 7 is about right of citizenship of certain migrants to Pakistan. तो जो भी 5 and 6 में लिखा है उसको साइड में रखकर एनी पर्सन हु हैज़ आफ्टर 1st day of March 1947 migrated from territory of India to the territory of Pakistan, Pakistan मतलब now included in the territory of Pakistan, shall not be deemed as citizen of India. तो basically 1st March 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान जो भी गए विल नॉट बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया. बट जो वापस आ गए पाकिस्तान से इंडिया किस परमिट में, अंडर अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट. वहाँ गए, इनको लगा ओके बहुत बड़ी गलती हो गई एंड नाउ वी नीड टू रिटर्न. तो ये 1947 के बाद एक परमिट लिए रीसेटलमेंट की या परमानेंट रिटर्न बोल लो इसे, एंड दे आस्क्ड टू कम बैक. तो उस केस में व्हेन दे टुक द परमिट ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ परमानेंट रिटर्न जो कि हमारे अथॉरिटीज़ ऑफ लॉ ने इशू किए, and then such person was deemed as migrated to Indian territory after 19 July 1948. तो ये माना जाएगा कि ये हमारे इंडिया में आए हैं सेम एज जो पहले आ रहे थे एप्लीकेशन दे के. तो इनको माना जाएगा ये 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में माइग्रेट कर गए एंड देन दे विल बी रजिस्टर्ड एज पर आर्टिकल 6. एंड देन ये हमारे 6B जो हमने ऊपर देखा था इस अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लिए जाएंगे. ठीक है. एंड देन दे विल बी सिटीजन. तो इन केस अगर इंडिया से पाकिस्तान कोई गया उसको परमिट ऑफ रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न लेना पड़ेगा हमारी लॉफुल अथॉरिटीज से, एंड देन दैट पर्सन वुड बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6B. यहाँ पे हमारा आर्टिकल 7 कंप्लीट हो जाता है. व्हाट इट टॉक्स अबाउट, जो इंडिया से गए पाकिस्तान फिर वापस आ गए पाकिस्तान से इंडिया. अब आता है हमारा आर्टिकल 8. फाइन. नाउ आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. सो ये क्या है, ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है या उसका पेरेंट हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट हैं जो बॉर्न हुए टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड एंड मतलब जो भी हमारे अनडिवाइडेड इंडिया में बेसिकली पैदा हुए और रिसाइड कर रहे हैं एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, शैल बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़. सो कोई भी हमारा एक बंदा है उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए, इन तीनों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में, बट ये रिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे, फॉरेन में, मतलब बेसिकली आउटसाइड इंडिया,
then they would still be deemed as citizen of India if citizen of India कब डीम किए जाएंगे, अगर ये रजिस्टर्ड हैं सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री वेयर दे आर फॉर द टाइम बीइंग रेसिडेंट. तो बेसिकली उनको रजिस्टर होना पड़ेगा एज सिटीजन ऑफ इंडिया. ये कैसे रजिस्टर होंगे? सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन होगा डिप्लोमेटिक जो भी काउंसलर हैं उनके पास, एंड ये कभी भी फाइल हो सकती थी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड किसके पास फाइल होगी? डिप्लोमेटिक diplomatic representative basically. ओके अब ये हमारा ये जो सिटीजनशिप है ये कमेंसमेंट से पहले भी क्लेम किया जा सकता था या बाद में भी क्लेम किया जा सकता था. ठीक है. नाउ वी फर्दर गो अबाउट टू नो अबाउट आर्टिकल 9. आर्टिकल 9 में क्या बोलता है? सबसे पहले तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज इट इज़ स्टिल एक्टिव. इससे पहले कि सब कुछ डील करते थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उस टाइम पे परमिशन लो, उस टाइम का परमिट लो एंड ऑल दैट. बट आर्टिकल 9 क्या है? इट इज़ स्टिल अलाइव. ये अभी भी अप्लाई होता है. वाई? because it says that a person who voluntarily acquires citizenship of a foreign nation is not to be deemed as citizen. मतलब अगर मैं इंडियन हूँ बट मैं जाकर किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेती हूँ, देन आई एम नॉट अ सिटीजन. मैंने अपनी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी एक तरह से, या फिर मेरी सिटीजनशिप छिन जाएगी अगर मैं किसी और कंट्री के पास चली जाती हूँ कि भाई मुझे सिटीजनशिप दे दो अपनी. बिकॉज इट इज़ अगेन अगेंस्ट डुअल सिटीजनशिप. डुअल सिटीजनशिप हमने स्टार्टिंग में देखा दैट वी डोंट follow the rule of dual citizenship because it is not as per our ideology. हमें लगता है और ये सही भी है कि internal conflicts बहुत सारे आ जाएंगे because of dual citizenship. So no person shall be a citizen of India under article 5, 6, 8 anywhere अगर उसने voluntarily अपना किसी foreign state की citizenship को acquire कर लिया. Now you tell me that who will determine whether a person took a voluntarily citizenship or not. वो अपने मन से दूसरी citizenship लिया या नहीं, ये कैसे determine करेंगे? ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के पास 1961 में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस खदेर के केस में. इस केस में क्या हुआ? ये कोर्ट ने बोला कि कैसे और कौन डिटरमाइन करेगा, ये बहुत ही क्वाजी जुडिशियल नेचर का कॉन्फ्लिक्ट है. सो क्या बोला गया कि ये बहुत ही क्वाजी जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट है. तो अब उसने वॉलंटरीली किया है कि नहीं किया है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा या लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, ये है क्वाजी जुडिशियल, बट जो ओनस है प्रूफ करने का वेदर ही एक्वायर्ड और ही हैज़ नॉट एक्वायर्ड इज़ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट जुडिशरी. तो बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब में देखना कि उसने वॉलंटरीली किया, एक्वायर किया नहीं किया, एंड इसमें जुडिशरी का कोई भी रूल नहीं है. ठीक है. नाउ आफ्टर आर्टिकल 9 वी गो फर्दर अबाउट आर्टिकल 10. ये बात करता है अबाउट कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप. ये बोलता है कि एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इज़ कौन है? जो पहले हमने देखा था जो हमारा डोमिसाइल है. फिर हमने डीम्ड देखा जो आ गया हमारे कंट्री में पाकिस्तान से, वो डीम्ड है.
जो फॉरेन नेशन में रह रहा है बट एप्लीकेशन दे दिया हमारे सिटीज़नशिप में आने के लिए, बिकॉज़ वो या उसके पापा मम्मा या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उनमें से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ था, या फिर जो इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया, इन सारी चीज़ों में वो डीम्ड सिटीज़नशिप है, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो एक सिटीज़न है, डीम्ड टू बी अ सिटीज़न है अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस जो हमने 5, 6, 7, 8, 9 देखा, shall continue to be such citizen subject to any law made by the parliament. So basically ये बोलता है कि जो बंदे 5, 6, 7, 8, 9 में बन गए हैं वो सिटीजनशिप बने रहेंगे सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मेड कैसे होता है? आर्टिकल 11 के वर्च्यू से, सब्जेक्ट टू एनी लॉ। अब ऐसा कौन सा लॉ है वो हम देखेंगे, हमारा सिटीजनशिप एक्ट है। तो अब आते हैं हम आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 इज़ बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेलीगेट करती है पावर पार्लियामेंट को टू डिसाइड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप दैट मे अराइज इन फ्यूचर। बेसिकली अब हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तब हमें ये नहीं आइडिया था कि आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिटीज़नशिप से रिलेटेड मे बी और भी प्रोविजंस की ज़रूरत पड़े। मे बी इंडिया पाकिस्तान की जो बात हुई है इस ऐसे ही रिलेटेड और किसी कंट्री से रिलेटेड बात हो, या फिर कहीं पे भी हमें टर्मिनेशन की भी बात हो, एंड वी आर इन अ नीड ऑफ न्यू लॉज, सो हाउ विल वी गो अबाउट इट। तो वहाँ पे हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने डेलीगेट की अपनी पावर कि लो पार्लियामेंट यू हैव अ डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आगे चल के अगर कोई भी ऐसी मैटर अराइज होता है जहाँ पे एक्विजिशन या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात है तो आप जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ लेकर आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप एक्ट आया। बिफोर वी गो अबाउट एनीथिंग, ये बताओ कि कंपनी क्या सिटीज़न है ऑफ इंडिया? ये मैटर आया था बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के केस में। इसमें ये बोला कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, सो इसका एग्जांपल, जब हम स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब हमने बात की इंडिया की, माइग्रेंट्स की, हर किसी की, बट उस टाइम पे क्या हमारे दिमाग में आया कि हमारे पास आगे चल के तो कंपनीज होंगी, एसोसिएशंस होंगे, पार्टनरशिप फॉर्म्स होंगे। व्हाट इफ़ वी पीपल स्टार्ट क्लेमिंग अबाउट सिटीजनशिप फॉर देम? तो इस चीज़ को क्योंकि तब नहीं देखा था, एंड थैंकफुली ये आर्टिकल, इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऐड किया गया। तो अब हमारा कंपनी इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और नॉट कैसे पता चलेगा? सिटीजनशिप एक्ट के वर्च्यू से। कैसे? हमारा सिटीजनशिप एक्ट जो है वो क्लियरली एक्सक्लूड करता है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब आप जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। सो बेसिकली कंपनी जो होती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब इनकॉर्पोरेट होते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेशंस, या नहीं भी होते हैं कुछ। सो जो कंपनीज़ हैं, बीट इनकॉर्पोरेटेड, बीट नॉट, एसोसिएशंस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सिटीजन्स नहीं हैं, एंड इसीलिए इनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होते हैं। सो बेसिकली ये हमारा जो क्वेश्चन आया था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963, इसका आंसर हमारा सुप्रीम कोर्ट दे पाया बिकॉज ऑफ व्हाट? सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट किस बेसिस पे आया? आर्टिकल 11। सो नाउ वी नो हाउ आर्टिकल 11 इज कनेक्टेड विद दिस केस। फिर फर्दर एक और क्वेश्चन आया था सेम टाइप का, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये था अबाउट शेयर होल्डर या डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, क्या वो कंपनी के राइट्स इन्फ्रिंज होने पे रिट फाइल कर सकता है? नो। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, वो फाइल नहीं कर सकता है अगर
कंपनी सिटीजन नहीं है तो क्या उसके पास कोई पर्सनल फंडामेंटल राइट हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो कोई भी अगर आ रहा है शेयर होल्डर डायरेक्टर बोल रहा है मैं तो कंपनी की राइट इन्फ्रिंज हो गई इसलिए मैं केस फाइल कर रहा हूँ, दैट कांट बी एंटरटेन्ड। अगर आपकी कोई पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हो रही है लेट्स से इस कंपनी के डायरेक्टर बनने में, यू कैन कम एंड फाइल वट एवर, बट जस्ट बिकॉज आपकी कंपनी के हो गए थे कोई राइट्स इन्फ्रिंज, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। ये हमारा ख़त्म होता है आर्टिकल 5 to 11 एंड आई होप हमारे केस लॉज जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे कवर हो चुके हैं। Now we have a very, very, very important act, which is about Citizenship Act 1955. And it is a very big act and a very important one because you can't be done with the citizenship if you don't know about the act specially made for it. But I guess the video is being long, so we'll continue it in part 2. Hope you like the video, and if ऐसे कोई भी suggestions हो आपके तो surely please drop down in the comment box, and in the next video we'll conclude the chapter of citizenship and also solve a few questions based on citizenship that were there in previous year questions, judiciary and APO. So I feel that would make our topic crisp and clear. Thank you. And yeah, like, share and subscribe.